नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इस आर्थिक संकट ने वहां पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट भी खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सभी सरकार के 26 मंत्रियों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में महिंदा राजपक्षे के बेटे और खेल मंत्री नमल राजपक्षे भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि फिलहाल महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा पद से नहीं दिया है। आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके बाद से श्रीलंका में कर्फ्यू के साथ साथ इमरजेंसी लागू कर दिया गया है आज के लिए। और श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है उसके क्या हालात हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर मामूली चीजों के दाम देखिए तो एक औसत जो कीमत वहां से आ रही है, दाल और चावल 220 रुपए प्रति किलो और 190 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। 1 किलो चीनी की कीमत 240 रुपए तक है। नारियल का तेल 850 रुपए प्रति लीटर। एक अंडा यानी कि एक अंडे की कीमत 30 रुपए पहुंच गई है और एक पैकेट दूध का पाउडर 1900 रुपए किलो मिल रहा है। तो कुछ ही हफ्तों में दाम दोगुने और उसके बाद तिगुने होते चले गए हैं। ये जो महंगाई या जिस तरह का आर्थिक संकट श्रीलंका में दिख रहा है, इस बीच भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के साथ, वरिष्ठ सचिवों के साथ एक बैठक हुई है और सूत्रों के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने इस बैठक में जो लोक लुभावन मुफ्त योजनाएं होती हैं उन पर चिंता जताई है। कुछ राज्यों की लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र किया गया है और अंदेशा जताया गया है कि राज्यों के आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। कहा गया है कि मुफ्त योजनाओं से श्रीलंका जैसे हालात होने का यहां पे अंदेशा है। तो इसी के मद्देनजर यह सवाल उठता है कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां जब मुफ्त बिजली, पानी, राशन, घर और जाने क्या क्या वादे कर देती हैं तो ये कितने दिनों तक चल सकता है। इन लोक लुभावन नीतियों की, योजनाओं की जो राजनीति है, क्या ये देश की अर्थव्यवस्था पर भार नहीं डालती है? क्या देश इस तरह की नीतियों का जो भार है, जो बोझ है, वो से सह सकता है? तो इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं दो जानकार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आर्थिक विशेषज्ञ परंजॉय गुहा ठाकुरता, और हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री राजत सेठी। परंजॉय गुहा ठाकुरता, आपसे पहला कमेंट, जो चिंता जताई गई है कि जिस तरह की फ्रीबीज की हम चलन देख रहे हैं राज्यों में इलेक्शंस के दौरान, वो कितना सस्टेनेबल है? उससे आर्थिक हालात बिगड़ने की खतरा है, ये चिंता जताई गई है। नगमा जी, रिपोर्ट आए हैं पीटीआई के रिपोर्ट के माध्यम से। जो भी मैं कह रहा हूं, मैं पीटीआई का रिपोर्ट पढ़ा जो आपका एनडीटीवी का वेबसाइट में आए हैं। ये सारे जो कार्यक्रम आप कह रहे हैं कि लोगों को लुभावन करने के लिए, और लोगों को लुभावन करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं क्योंकि आपका घाटा बढ़ जाएगा, आपका वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। जैसे पंजाब जैसे राज्य, आप अगर मुफ्त में सबको विद्युत देंगे, बिजली देंगे, तो ये आज के लिए अच्छा नहीं है, वित्तीय घाटा बचेगा। मगर सबसे आश्चर्य बात है, आप आज ये सब बात कर रहे हैं, मगर चुनाव के पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थी तो उस समय आप कह रहे हैं कि जो लाभार्थी है, जिसको मुफ्त में आपने गेहूं दिया, आपने चने का दाल दिया, ऐसे बैग में दिया जहां मोदी जी, योगी जी का तस्वीर है, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बाद में आपका विश्लेषक कह रहे हैं कि हाँ, ये तो आपके चुनाव के लिए अच्छा हुआ। तो चुनाव के पहले आप कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद आप और कुछ कहते हैं, और हमें ये भी पता नहीं है कि कौन सा ये है जो आईएएस अधिकारी या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से सलाह दिया। देखिए, श्रीलंका का आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर है और हम नहीं चाहेंगे कि भारतवर्ष वो रास्ता से जाए। अगर श्रीलंका के साथ सचमुच क्या तुलना करना चाहिए? एक तो है श्रीलंका एक छोटा देश है, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। या अलग अलग पॉपुलर स्कीम्स होते हैं, अलग अलग लाभार्थी होते हैं।
तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य लगा ये पीटीआई का रिपोर्ट तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक उठाया है और मैं इस पर आऊंगी बतौर एक आर्थिक विशेषज्ञ। आप मान लीजिए चुनाव के पहले और बाद की बात को अगर छोड़ दें, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें, तो उसके बाद की चर्चा की फ्रीबीज की जो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो चल सकती है। लेकिन पहले रजत सेठी जो पॉइंट उठाया है परंजय गुहा ठाकुरता ने कि अगर ऐसा लगता है, नाम नहीं लिया गया पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कुछ सचिवों ने ये चिंता जताई है कि कुछ राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं वहां पर इतनी मुफ्त की चीजों की घोषणाएं की गई है, जाहिर है इनका जो फायदा है पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है। तो किस पे निशाना है, ये तमाम समझदार जो नासमझ है वो भी समझ रहे हैं। अब ये बताएं कि ये तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ जो परंजय गुहा ठाकुरता इशारा कर रहे हैं, तो चुनाव के पहले ये चिंता नहीं थी, चुनाव के बाद अब ये चिंता कुछ सेक्रेटरीज जता रहे हैं, ये बात कुछ अजीब सी लगती है। देखिए, परंजय जी काफी सीजन्ड जर्नलिस्ट रह चुके हैं और अच्छे एनालिस्ट भी हैं, पर मैं हैरान होता हूं कि जब एक फंडामेंटल फूड ग्रेन्स की बात आती है उस पर भी वो अगर उसको पॉलिटिकल लेंसेज से देखते हैं तो फिर कहां पे जाके चीजें रुकेंगी। फंडामेंटल फूड ग्रेन यानी कि आप कह रहे हैं दाल चावल चना दे सकते हैं पर बिजली पानी मुफ्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप एनेबल कर सकते हैं लोगों को कि एक रिस्पेक्टेबल लिविंग तक आए और उसके बाद लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी परस्यू करने के लिए आजादी होनी चाहिए और उसके लिए यथासंभव चीजें स्टेट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए वहां तक जनमानस को लेकर आने के लिए। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं। और ये आपको पता है कि मुफ्त में जब राशन दिया गया उसका परिवेश क्या था, सब लोग कोविड में सब परेशान थे, कई लोगों के पास साधन नहीं थे कि उस समय में जब सबकी नौकरियां जा रही थी उस समय ये कर सकते। तो उसको तुलना करना ये कि 1,000 रुपए हर महिला को दे देंगे जिसका बिल आता है 18,000 करोड़ रुपए पर उत्तर प्रदेश में रजत सेठी तो ये कई पार्टियां कर रही हैं कि महिलाओं के खाते में, ये सिर्फ एक ही पार्टी ने नहीं किया कि अब महिलाओं के खाते में सीधे पैसे पहुंच जा रहे हैं। पंजाब में भी ये ऐलान किया गया। नहीं, ऐसा आपने गलत पढ़ा है, जहां पे पढ़ा है ऐसा कहीं पे भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है कि हर महिला को इरिस्पेक्टिव ऑफ नीड बेस हर महिला को 1,000 रुपए देने का प्रॉमिस किया हो जिसका बिल आता है 18,000 करोड़ रुपए। जब चुकता कर पाने की इनके पास क्षमता नहीं है तो आके सेंटर के पास बोलते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस देके 50,000 करोड़ रुपए दिए जाए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही ये निर्णय लिया था, आज से नहीं, जब वो 2014 में आए थे, कि किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, सबको अपनी माली स्थिति समझनी होगी, उसको संभालना होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं उसका पॉलिटिकल खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा है आंध्र प्रदेश में जब स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। तो अभी और साथ ही मैं दूसरा उदाहरण भी दूंगा, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश जिनमें सिस्टमिक इश्यूज रहते थे, फिस्कल इश्यूज रहते थे, वो सारे जो 90% डिपेंडेंट होते थे सेंटर में, आज सबके बजट सरप्लसेस पे बैठे हुए हैं। श्रीलंका से स्थिति की तुलना करना कितना सही है, कितना ये आपको लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश किया जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज समझता हूं पूरी परिस्थिति में, इसमें श्रीलंका का एग्जांपल नहीं, पंजाब, आप पाकिस्तान का भी एग्जांपल लें, पाकिस्तान में भी आज सिर्फ 15 दिन का फॉरेन रिजर्व्स बचा है जिसमें कि वो लोग इंपोर्ट के लायक बचे हैं सिर्फ 15 दिन के। आप बाकी बड़े देशों को भी देखें, टर्की को देखें, आप ब्राजील को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, साउथ अफ्रीका में 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज की डेट में। आप सारे बड़े जो इमर्जिंग इकोनॉमीज आप उनको देखेंगे, हर इकोनॉमी आज परेशान है। कोविड के बाद की स्थिति में सब परेशान है, फिर वॉर होता है, कमोडिटी प्राइसेस खराब होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने प्रधानमंत्री जी को भी उस टाइम राय देने की कोशिश की थी, अरे आप फ्री कर दीजिए, ये फ्री दे दीजिए, वो फ्री दे दीजिए, सबके खातों में दे दीजिए 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 रुपए न्याय स्कीम से कांग्रेस ने बोला। ये सब इतना ग्रॉस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते थे और हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने थोड़ी प्रूडेंस रखी, ऐसा इंश्योर किया कि वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतना ना खराब हो जाए कि स्थिति ऐसी आए कि आप कह रहे हैं कुल मिला के कि जिस तरह से जो बुनियादी जरूरतें हैं, यानी जो अनाज है, आप एक लेवल पे लोगों को ला सकते हैं, अनाज तो आप लोगों को बांट सकते हैं, कोविड में लोग परेशान हैं, पर उसके आगे की जो राजनीति है जिसमें कि बिजली है, पानी है, लोगों के खातों में पैसे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। आपका जवाब परंजय? देखिए, हमारे मित्र रजत सेठी जी जिस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, आज नहीं बहुत दशक से बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसा करते हैं। तमिलनाडु में, बंगाल में, बिहार में, जो भी राज्य में कहेंगे कि ये मुफ्त दे दीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए,
वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, राज्य परंजो, का मैं आपको अर्थव्यवस्था। बीच में टोक मगर रही एक हूं। मिनट, एक बात समझना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जो आप अनाज देते हैं वो एक चीज है, लेकिन उसके आगे बिजली, पानी, लोगों के खातों में सीधे पैसे, तो वो एक बेसिक के ऊपर की चीजें। क्या फ्रीबीज, क्या इस तरह लोक लुभावन योजनाएं सस्टेनेबल है क्या अर्थव्यवस्था की? देखिए, ये पीटीआई रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को ये भी कहा कि ये गरीबी एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने कह रहे आपने इस नाम में जो अलग अलग विकास के बड़ा बड़ा प्रोग्राम है ये आप रोक नहीं सकते। देखिए, नरेगा मनरेगा के बारे में बोलिए। इस समय मोदी जी ने खुद कहा ये कांग्रेस का सफलता का प्रतीक। आज उसके सामने कोरोना काल के बाद आप देख रहे हैं कि मनरेगा का ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, लोग चाह रहे हैं और भी आप खर्चा कीजिए। देखिए, ये जिसको आप कहते हैं पॉपुलिस्ट स्कीम या लोक लुभावन स्कीम, अलग अलग देशों में अलग अलग समय बनाते हैं। अर्थशास्त्री कुछ कहते हैं, मगर राजनेता जो है वो राय करते हैं क्या लेंगे नहीं लेंगे। और दूसरी बात है, देखिए, अर्थशास्त्री और इस अर्थव्यवस्था के साथ राजनीति घनिष्ठ एक संपर्क है, जुड़ा रहता है। तो हमारे राजनेता तैयार करेंगे क्या करना है, नहीं करेंगे। हमारे जो ऑफिसर्स हैं कुछ भी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि जैसे पंजाब का अगर चुनाव है, अभी इसमें तो जो बातचीत हुई और सूत्रों के हवाले से खबर आई, उसमें तो कुछ कोई नाम नहीं लिया गया, ना पार्टी का ना राज्य का। पर मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पंजाब में चुनावी वादे किए गए और आम आदमी पार्टी ने वादे किए कि हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। तो अब ये जो वादा है वो कांग्रेस भी उसके पीछे पड़ गई। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, छात्रों से मुफ्त शिक्षा का वादा है, पंजाब के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक है। तो ये सब जो तमाम चीजें हैं वो जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, पानी देंगे, उस समय भी लोग बहुत टिप्पणी किया, आपत्ति जनाया। अब कैसे कहेंगे आपका जेब खाली हो जाएगा, बजट खाली हो जाएगा। पंजाब में आने वाले समय में बताएंगे किस तरह से, कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा जाएगा, ये समय बताएंगे। ठीक है, आप जो देखिए, एक मिनट, जो अर्थशास्त्री कहते हैं पॉपुलिस्ट स्कीम, लोग को लुभावन करने के लिए स्कीम, वो जो राजनीति करते हैं, जो राजनेता है, उनका अलग नजरिए से वो देख रहे हैं। मैं समझती हूं कि ठीक है, आप इससे तुलना नहीं करने चाहते, मगर ठीक है, मैं मानता हूं जिस तरह से उन्होंने चावल, गेहूं, चने की दाल दिया, क्यों ये स्कीम आज भी चल रही है? क्योंकि रोजगार लोगों के पास नहीं है, महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई क्यों बढ़ रहा है? एक कारण है, बहुत सारे कारण है। एक कारण है डीजल पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। तो देखिए, राजनीति के साथ अर्थनीति मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें मालूम नहीं है। राजनेता जो होते हैं वो एक नजर से देखते हैं, लेकिन बतौर एक अर्थशास्त्री क्या ये किया जा सकता है? जैसे कि दिल्ली में हुआ, रजत सेठी, दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी, तमाम चीजें चली यहां पर। तो आपको क्या लगा कि इसका किस तरह का बोझ पड़ा है? पंजाब में ये वादे हैं और जगहों पर दूसरी पार्टियां भी चुनाव के दौरान, जैसा बता रहे हैं परंजोय, कि राजनेता अपने हिसाब से वादे कर देते हैं। अर्थशास्त्री के तौर पर ये किस तरह का भार डालता है अर्थव्यवस्था पर? देखिए, मैं 3 स्टेट चीफ मिनिस्टर्स का एडवाइजर रह चुका हूं और मुझे मालूम है कि किस कंस्ट्रेंट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी बनाती हैं, किस कंस्ट्रेंट्स में वो अपने बजट को बनाती हैं। उनके पास जो आय की सीमा बंधी हुई होती है वो केंद्र से कानूनी रूप से बंधी हुई होती है। कोविड के समय में थोड़ा सा एडिशनल एक्सपेंडिचर करने की आजादी मिली, लेकिन साथ साथ उसमें केंद्र सरकार ने बोला कि डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको खर्चा करना है, आप फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, आपको डिस्कॉम्स जो आपकी बिजली कंपनियां हैं उनके ऊपर फोकस करना है, उनकी माली स्थिति को सुधारना है। तो देखिए, जब तक ये प्रदेश अलग है, केंद्र अलग है, ऐसा तो है नहीं। इस सबको एक टीम की तरह ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें कोई स्टेट अगर ऐसे सोचते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में सिर्फ फ्रीबीज बोलकर हर स्टेट में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता चला जाए तो आप उसको रेप्लिकेट करते जाएंगे, तो ये कहीं से भी सूझबूझ नहीं है। ये बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। मैं रही बात आम आदमी पार्टी की बता दूं, आप दिल्ली को प्रदेश बना दीजिए, बंबई को प्रदेश बना दीजिए, बैंगलोर को एक स्टेट बना दीजिए, इन सब की ये सब रेवेन्यू सरप्लस रीजन्स रहेंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, ये रेवेन्यू सरप्लस ही रहेंगे। ये हमारे देश के इंजन है।
अगर आप दिल्ली के मॉडल को पंजाब के मॉडल के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात नहीं हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि दिल्ली एक हेवी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में है। जब केजरीवाल जी से पूछा गया, वो भी मेरे सीनियर है आईआईटी खड़गपुर से, मैं उनसे जानना चाहता हूं, जब उन्होंने ये दावे से ये चीज बोली थी कि मैं करप्शन के पैसे को रोक के डाइवर्ट करूंगा इन स्कीम्स के लिए जहां पे मुझे फ्री में लोगों को देना होगा, मैं जानना चाहता हूं मॉडल क्या है उनके पास उस स्कीम को, कहां से रिकवरी करेंगे, किससे रिकवरी। ये तो वही बात हो गई जो इमरान खान बात करते थे कि मैं लोगों के अंदर बिठा बिठा के उनसे उगाही करूंगा और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करूंगा। इनमें फिर इमरान खान में अंतर क्या है? तो मैं जेन्युइन क्वेश्चन में पॉलिटिक्स के परे हट के क्वेश्चन करना चाहता हूं, किस बेसिस पे इन्होंने प्रॉमिस किया? तो पॉलिटिक्स के तहत, राजनीति के तहत तो ये वादे कर दिए जाते हैं, पर जैसा आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म फायदे दे सकते हैं, पर लंबे समय के लिए ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान खड़ा कर सकते हैं। अगर ये चलन जो है फ्रीबीज का, यानी कि लोक लुभावन मुफ्त योजनाओं का, वो एक संकट, आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। धन्यवाद आप दोनों का। ये सवाल बना हुआ है कि नेता इस तरह के वादे कर देते हैं, पर ये वादे जो हैं वो चुनाव जिताने के लिए ठीक है, पर अर्थव्यवस्था के लिए क्या असर ये डालते हैं। और श्रीलंका में जो स्थिति बनी हुई है वहां पे भी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। आर्थिक संकट जो है उसने एक भयानक राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। महिंदा राजपक्से की को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि फिलहाल महिंदा राजपक्से ने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राष्ट्रपति राजपक्से के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन के बाद से श्रीलंका में आज तक के लिए कर्फ्यू के साथ साथ इमरजेंसी लागू की गई। साथ ही सोशल मीडिया पे पाबंदी भी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम समेत 20 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका में डीजल, पेट्रोल से लेकर खाने पीने की चीजों के अभाव के कारण अराजकता की स्थिति है। श्रीलंका भारी आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है। विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि विदेशों से सामान खरीदने के लिए जरा भी पैसा नहीं है। कर्ज के जाल में फंसा हुआ है श्रीलंका, और लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए भी एक भयानक महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष पंत, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। धन्यवाद आपका हर्ष, समय देने के लिए। और इस समय जो श्रीलंका की स्थिति है और श्रीलंका जिस तरह के कर्ज के जाल में फंसा है, पहले तो वो ये भी एक टिप्पणी जरूरी है कि ये जो कर्ज जाल, एक डेट ट्रैप जो है, उससे क्या नतीजा निकलता है, ये दुनिया के अब सामने है। जी बिल्कुल नगमा, मुझे लगता है बहुत ही दुखद स्थिति श्रीलंका के सामने इस समय खड़ी हुई है, और श्रीलंका ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। श्रीलंका के डिसीजन मेकर्स ने जिस तरह की इकोनॉमिक बूम एक समय श्रीलंका में थी, उसको मिसमैनेज करना, खासकर एक जिस तरह की इन्वेस्टमेंट बूम आई थी श्रीलंका में एक समय, उसको मैनेज न कर पाना, और चीन से जो डेट आता गया उसको एब्जॉर्ब करते रहना, ये मुझे लगता है अपने आप में एक टेक्स्ट बुक केस बनेगा अगर इसको जब हिस्टोरियंस पीछे मुड़कर देखेंगे कि कैसे आपको इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, और कैसे आपको इस बात से हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जो इजी मनी इस इकोनॉमी में आ रहा है वो इजी मनी के लॉन्ग टर्म रिपरकशंस कितने नेगेटिव हो सकते हैं। और मुझे लगता है वही हम पिछले उसका नतीजा आज जो श्रीलंका में हो रहा है वो हम देख रहे हैं, और बहुत इसका जो बड़ा एक ओनस है वो मुझे लगता है राजपक्षा को जाना चाहिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं जितना एंगर, जितना गुस्सा श्रीलंका में आज उनके खिलाफ है कि इन्होंने इतने दिनों तक राज किया, और उस पूरे जो राज में जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था वो चरम सीमा पर रहा। तो मुझे लगता है करप्शन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और फॉरेन कोऑपरेशन को जिस तरह से मिसयूज करना, वो उसकी मिसाल श्रीलंका ने एक तरह से खड़ी की। बड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन ये हकीकत लोगों के लिए या दुनिया के कई और देशों के लिए सबक लेने की स्थिति है कि क्या हो सकता है इस तरह के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से, और जो एक आर्थिक मिसमैनेजमेंट वहां पर रही है हर्ष, उससे अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक संकट राजनीतिक तौर पे खड़ा हो गया है। महिंदा राजपक्से के ऑफिस की तरफ से ये खबर है कि वो हटेंगे नहीं। यहाँ सड़कों पर इतना ज्यादा गुस्सा है। इस बीच तमाम कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, और ऑपोजिशन की तरफ से ये भारत से भी अपील, प्रधानमंत्री मोदी से अपील कि वहां पे देश की स्थिति को सुधारने में मदद करें। भारत से क्या उम्मीद है इस समय, और भारत क्या इसमें कर सकता है? देखिए, भारत ने अभी तक एक अच्छे नेबर की तरह ही इसको अप्रोच किया है, क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल वहां पर रोल रहा है
उसके चलते काफी पेचीदगी रही है। तो एक कॉशियस अप्रोच भारत के लिए जरूरी होता है जब भी श्रीलंका के अंदरूनी मामले होते हैं। लेकिन इस समय हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इंडिया की तरफ आउटरीच बन रही थी और ये बात स्पष्ट हो रही थी कि आर्थिक हालत जैसे जैसे बिगड़ रही है, भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई जरूर है, जो लाइंस ऑफ क्रेडिट दिए हैं और जो एक डेट से उभरने में तो जो मदद करने की कोशिश भारत ने करी है श्रीलंका की, लेकिन जो स्केल है क्राइसिस का वो बहुत बड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भारत आर्थिक मदद अगर करेगा तो सिर्फ भारत की मदद से कुछ हो पाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सामने आना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के से ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है जो एक बात सुनने में आ रही है कि वहां पर यूनिटी गवर्नमेंट की बात करी है राजपक्षा ने कि ऑपोजिशन से कहा है आप ज्वाइन करें, मुझे लगता है बहुत जरूरी होगा क्योंकि ये अगर ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इससे और ज्यादा डैमेज अगर श्रीलंकन इकोनॉमी को होता है तो उसका खामियाजा ऑर्डिनरी श्रीलंकन्स को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भारत ने अभी तक जो किया है वो एक रिस्पॉन्सिबल नेबर के तौर पर खड़े श्रीलंका के साथ खड़े रहने का जिम्मा निभाया है। पर आगे आने वाले समय में भारत और देशों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एक देश के लिए या सिर्फ श्रीलंका के लिए समय मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा है। जी, भारत ने आर्थिक मदद काफी की है। वहां पे पेट्रोल डीजल की कमी है, वहां पे यहाँ से 40,000 टन डीजल भेजा गया है, चावल भेजने की तैयारी है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, पर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है हर्ष, और पहले हमने देखा कि किस तरह चीन के करीब गया श्रीलंका और भारत के साथ हमेशा से एक ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, पर चीन की तरफ एक टिल्ट दिखा बहुत सारे सरकारों के दौरान। और उसकी मिसाल है वो हम्बनटोटा पोर्ट जो है और किस तरह डेट ट्रैप में फंसता गया। पर इस समय भारत एक अच्छे नेबर का यहाँ पे फर्ज निभा रहा है। पॉलिटिकल जो क्राइसिस वहां पे खड़ी हुई है वो कैसे सुलझती हुई नजर आती है? ये यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो क्या रूप ले सकती है? देखिए, अपील तो नगमा उन्होंने करी है गोताबाया राजपक्षा ने, लेकिन मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि जो ऑपोजिशन है वो थोड़ी सी अड़ी हुई है कि पहले रिजाइन करें राजपक्षा, फिर वो कुछ बात आगे बढ़ पाएगी। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि एक कंसेंसस वहां पर आर्थिक सुधारों के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए बने। और जो बात का आपने जिक्र किया वो मुझे लगता है उसको अंडरलाइन करना बड़ा जरूरी है कि एक समय ऐसा था जब श्रीलंका चीन की तरफ इतना झुक गया था कि ऐसा लग रहा था कि सारी परेशानियां श्रीलंका की चीन दूर कर देगा। लेकिन अगर आपने देखा किस तरह से डिसीजन लिया गया कि चीन ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं करी। चीन ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि फंडामेंटल डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, जो अपील कर रहे थे श्रीलंकन गवर्नमेंट काफी समय से। तो मुझे लगता है ये फिर से एक इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से जहां तक चीन के अपने हितों की बात आती है, चीन के अपने पैसे की बात आती है, चीन काफी हद तक सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाता है। और वहां पर श्रीलंका एक बड़ा नमूना मिसाल बनकर खड़ा हुआ है कि किस तरह से अगर आप चीन के साथ अच्छे संबंध रखना भी चाहते हैं तो आपको उसको एक बड़े बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चीन की शिकस्त में आते जाएंगे तो ये डेट ट्रैप इकोनॉमिक एंगेजमेंट का नतीजा काफी हानिकारक हो सकता है। जी, ये दुनिया के कई देशों के लिए एक तरह से एक सबक है कि जो ये कर्ज जाल की नीति है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्रीलंका की हालत समय बुरी है, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पर, और भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पे हर मदद के लिए आगे आया है। इस समय 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। भारत के एक दूसरे पड़ोसी यानी पाकिस्तान की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल है और वहां पे आगे क्या होगा ये एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में नेशनल असेंबली भंग करने के मुद्दे पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल पाकिस्तान संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब नियम के मुताबिक अगले 90 दिनों में चुनाव होने चाहिए। इस पर विपक्ष नेशनल असेंबली में ही धरने पर बैठ गया था और अब इन फैसलों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सुनवाई अभी टल गई है। चौधरी साहब, जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट और बदकिस्मती से
तो मैं अवाम को सिर्फ ये भी बताना चाहता हूं कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो और इन किसी तरह ये जो उन्होंने खरीदे हुए हैं लोग इनके जरिए गवर्नमेंट में आए। सबसे पहले इसकी वजह यह है कि इनकी कोशिश, मेरी 3.5 साल में एक ही कोशिश रही है एनआरओ लेने की। एनआरओ का मतलब यह है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, बेल पे हैं। इनकी सारी कोशिश यह है कि ये इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को खत्म करेंगे, इनके केसेस खत्म होंगे और ये होगा एनआरओ 2 लेंगे। एनआरओ 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था, सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ हुए थे। उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं। और इन सब के बीच इमरान खान ने पहली बार उस शख्स का खुलकर नाम लिया है जो उनके खिलाफ कथित तौर पर षड्यंत्र में शामिल है। दरअसल लगातार इमरान खान अमेरिका पर इसका आरोप मढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका पर आरोप लगाया। इमरान खान ने दावा किया है कि अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने विपक्ष के साथ मिलकर साजिश रची और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की। इमरान के इन आरोपों को अमेरिका और विपक्ष ने खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने राजस्थान में कल करौली में हुई हिंसा और हंगामे के दौरान एक सिपाही का कारनामा सामने आया है जो इंसानियत और हौसले की मिसाल है। उन्होंने आगजनी में घिरी एक मां और बच्चे को बचाया है। ये तस्वीर राजस्थान पुलिस ने ट्वीट की है। राजस्थान पुलिस के इस कांस्टेबल का नाम नेत्रेश शर्मा है। कहा जा रहा है कि जब तक ऐसे लोग हैं तब तक इंसानियत में सबका भरोसा बना रहना है। और हमारे साथ मौजूद हैं सिपाही नेत्रेश शर्मा। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूं, आपने इतना बड़ा काम किया और एक जान बचाई। ये तस्वीर हम सबके सामने है। उस घटना के बारे में हमें बताइए। इतना वहां इलाके में तनाव है, स्थिति बुरी है, किस तरह आपने लोगों को बचाया? मैम, जिस जगह घटना हुई वहां पे 3-4 दुकानें थी जो जिनमें आग लगी हुई थी और बुरी तरह जल रही थी। धुआं निकल रहा था, आग की लपटें, बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। तो उसी समय एक मकान पर मेरी दृष्टि पड़ी। तो उस मकान के मेन दरवाजे से थोड़ा सा अंदर देखा तो 2-3 महिलाएं खड़ी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। और एक महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। तो महिलाएं मदद के लिए गुहार कर रही थी। महिला जिसकी गोद में बच्चा था उसने कहा कि कोई मेरे बच्चे को तो बचा लो जी। तो मैं सीधा मकान के अंदर घुसा और बच्चे को मैंने अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को अपनी गोद में लेकर बिल्कुल अपने सीने से चिपका के और अपने हाथों से कवर करके महिलाओं से कहा कि आप घबराओ मत और सीधे मेरे पीछे पीछे तेज गति से हमें घर से निकलना है, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो जी। फिर मैं बच्चे को लेकर और बिल्कुल एकदम स्पीड से घर से बाहर निकल के बाहर आया और महिलाएं भी मेरे पीछे पीछे तेजी से बाहर आ गई। फिर हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और मैंने उन महिलाओं को उनका बच्चा दे दिया। फिर उनको मैंने वहां से सुरक्षित स्थान पर रवाना कर दिया जी। तो ये काम इतनी बहादुरी का और इस समय में जो आपने काम किया है उससे इंसानियत पे बहुत भरोसा बढ़ता है लोगों का। पुलिस की छवि बहुत बेहतर होती है और जो पुलिस पे भरोसा है नेत्रेश जी कि वो हमारे रक्षक हैं, ये भरोसा बढ़ता है और बहुत ही एक सकारात्मक तस्वीर सामने आती है लोगों के सामने। क्योंकि जी पुलिस पर भरोसा है मैम, लोगों को तो भरोसा कायम रखने का की हमारी जिम्मेदारी है। लोगों का भरोसा कायम रहे, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और यही तस्वीर सामने आई है कि कैसे एक बार फिर से खाकी वर्दी पर भरोसा लोगों का बढ़ता है जब दिखता है इस तरह का एक मानवीय चेहरा। और ये एक मिसाल है इंसानियत के लिए जो लोगों का और भरोसा बढ़ाता है कि किसी संकट के समय में उनका साथ देने के लिए पुलिस खड़ी है। बहुत धन्यवाद आपका नेत्रेश शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। जी थैंक यू। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं।
पूर्वोत्तर में कई इलाकों में आफ्स्पा हटाए जाने के बाद ये मांग अब जम्मू कश्मीर से फिर से उठने लगी है। सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो इस पर विचार कर सकती है। फिलहाल जम्मू के कुछ थानों से इसे हटाने पर विचार हो रहा है। सीमा से सटे इलाकों में आफ्स्पा कायम रहेगा। घाटी में कोई बदलाव नहीं होगा। सेना अपने आसपास कार्रवाई नहीं कर पाएगी। सेना को लोकल प्रशासन की मदद लेनी होगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी नीता शर्मा। आफ्स्पा हटाने की मांग लगातार नॉर्थ ईस्ट से आती रही नीता, और अब जम्मू कश्मीर से ये मांग रही है। जम्मू कश्मीर में से हटाने का जो फैसला लिया जा रहा है वो सिलेक्टेड एरियाज में है, तो क्या इसकी डिटेल्स हैं, इस पर इसका क्या असर पड़ता है घाटी और जम्मू के इलाकों में अगर ये हटाया जाता है तो? नगमा, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ये AFPS से कुछ चुनिंदा इलाकों से हटाया गया, थाने वाइज हटाया गया कि हर एक स्टेट्स में से 4 स्टेट्स में से, उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य से, क्योंकि ये मांग हमेशा वहां से रही है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी ये मांग जो है उमर अब्दुल्ला सरकार की रही है, तब भी जो है कवायद की गई थी कि वहां से हटाया जाए, आर्मी की जो प्रेजेंस है उसे थिन किया जाए। प्रेजेंस थिन की गई थी, बंकर्स कम किए गए थे, लेकिन AFPS से हटाने के लिए सेना ने हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन अब उत्तर पूर्व के इलाकों में से, कुछ स्थानों में से जब ये AFPS से हटा दिया गया है तो ये मांग दोबारा फिर से उठी है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर घाटी की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, दोनों मांग कर रही हैं कि क्योंकि खुद केंद्र सरकार कह रही है कि हालात वहां पर बेहतर हुए हैं, जो वायलेंस लेवल्स हैं वो कम हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन लेवल जो हैं वो कम हुए हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं नगमा के 2018 में जहां 143 घुसपैठ की घटनाएं सामने आई थी, 2019 में 51 आई थी और 2020 में ये घट के 34 रह गई हैं। तो ये खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े और उनका कहना है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसे में मांग उठना जायज है। जो एक नेसेंट स्टेज पे जो डिस्कशन है विद इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज वो ये है कि जो जम्मू के कुछ इलाके हैं, क्योंकि ये जो AFPS से है ये जम्मू कश्मीर में पहले कश्मीर घाटी में 1990 में लगाया गया था, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और साथ में राजौरी जम्मू के उन्हें इंक्लूड किया गया था। 2001 में इसे जम्मू के सभी इलाकों में लगा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट से, कुछ थानों से जहां पे शांति है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, वहां से हटा दिया जाए तो ये एक अच्छी पहल होगी वहां के आवाम के साथ जुड़ने के लिए। ये भी बात चर्चा में है। तो डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा भी मई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू के दौरे के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो एक नेसेंट स्टेज पे सिक्योरिटी एजेंसी डिस्कस कर रही हैं वो ये है कि कहीं चुनिंदा थानों में अगर जम्मू में से ये अगर हटा लिया जाता है तो वहां के आवाम के साथ कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी। जी, आवाम के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी ये। इससे सेना की जो पावर्स हैं उसमें कुछ कमी आएगी। सेना को लोकल जो पुलिस है उसकी मदद इसमें लेनी होगी कार्रवाई में। धन्यवाद आपका नीता जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज आपराधिक संहिता विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। विपक्ष इस विधेयक की आलोचना कर रहा है। इसमें आरोपी के हाथ और पैरों के निशान के अलावा बायोमेट्रिक निशान सुरक्षित रखने का प्रावधान है। विपक्ष इस विधेयक के प्रावधानों को निजता पर हमले की तरह देख रहा है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे खतरनाक बताया है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है TMC की सांसद महुआ मोइत्रा। आपने जो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल को लेकर विरोध किया एक बार फिर। हाँ जी, हमने इसकी विरोध की और सारे ऑपोजिशन ने विरोध करके कहा कि एटलीस्ट इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि ये छोटा बिल है पर ये बहुत ही डेंजरस बिल है। जो ओरिजिनल बिल था, जो प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920, वो ब्रिटिश सरकार ने लाया था। इंडियन के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था उनको दमन करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए, वो पुराना जो एक्ट में फोटोग्राफ्स और फिंगर और पाम प्रिंट्स ले सकते थे। ये जो नया जो बिल इन लोग ला रहे हैं ये उसको और भी डेंजरस और भी ड्रैकोनियन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो आइरिस और रेटिना स्कैन है, आँख के फिंगरप्रिंट्स और बायोलॉजिकल जो DNA है वो, और आपका बिहेवियर जैसे सिग्नेचर, सब कुछ ले सकता है। और हमारे यहाँ अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। अगर बगैर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की तो ये आप क्या प्रोटेक्शन दे रहे सिटीजन्स को। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को आप अरेस्ट करें तो उनके लिए भी ये लागू है। सरकार ये बिल क्यों ला रही है?
कह रही है कि मॉडिफाई करें। ये सर्वेलेंस के लिए ला रहे हैं, क्योंकि लोग को डराने धमकाने के लिए ला रहे हैं। अगर ऑपोजिशन को आप देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कल ये कहे कि ठीक है महुआ मोइत्रा इसने कुछ किया, ये मटेरियल दे रही है, सेडिशन में बुक कर दे इनको। जैसे 370 के बाद फारूक साहब को, उमर को उन्होंने कश्मीर में प्रिवेंटिव डिटेंशन में हाउस अरेस्ट में रखा था। तो इवन बिफोर द कमीशन ऑफ एनी क्राइम, आप कोई अपराध करने के पहले ही आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेके आपके ये सब मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही डेंजरस है। आपको लगता है कि प्राइवेसी में भी हनन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के? ये तो प्राइवेसी आर्टिकल 21 का ये हनन है, और डेफिनेटली, और डेटा प्रोटेक्शन के एब्सेंस में तो आप ये सब कर ही नहीं सकते। तो आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है, और आप एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आदमी जेल में भी है उनका लिबर्टी आप ले सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके नहीं ले सकते। लेकिन सरकार जो तर्क दे रही है, चूंकि मॉडिफाई करके जरूरत के हिसाब से करके जांच में सहयोग होगा, उनकी जरूरत जांच की सहयोग नहीं है। उनकी जरूरत अभी है कि लोगों पर एकदम सर्वेलेंस बढ़ा देना। उनको सब कुछ जानना है। पेगासस भी तो जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, इससे जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, हमारे फिंगरप्रिंट्स क्या है, सब कुछ उनको जानना है। ये तो महुआ मोइत्रा जो कह रही है कि सरकार जानबूझ के बिल ला रही है ताकि उनको सब कुछ जानना है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और 34 सालों में पहली बार किसी पार्टी के 100 सांसद जो हैं वो संसद में हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 8 साल में 46 नए सांसद जोड़े हैं। बीजेपी ने 2014 से अब तक 46 सांसद जोड़े हैं। राज्यसभा में बीजेपी के 101 सांसद हैं। पहली बार राज्यसभा में बीजेपी 100 के पार है। इससे पहले 1988 में कांग्रेस 100 के पार हुई थी। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार है जब उसने 100 का आंकड़ा राज्यसभा में पार किया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसको अपने बूते पर लोकसभा में बहुमत मिला था, लेकिन राज्यसभा में वो बहुमत से काफी दूर थी। लेकिन धीरे धीरे करके बीजेपी ने जिस तरह से राज्यों में जीत हासिल की, राज्यों में अपनी सरकारें बनाई है, उसके बाद राज्यसभा में उसकी ताकत बढ़ रही है लगातार, और इसका अब जो आंकड़ा है वो 100 के पार पहुंचा है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो आंकड़ा है ये अस्थायी है, क्योंकि जल्दी ही बीजेपी की संख्या कम होगी, थोड़ी ही कम होगी, ज्यादा कम नहीं लेकिन थोड़ी कम होगी। 95 से 100 के बीच में उसकी संख्या रहेगी, क्योंकि अगले 3 महीनों में 72 जो राज्यसभा के सांसद हैं सभी पार्टियों को मिलाकर के वो रिटायर होने वाले हैं, और बीजेपी को 1 से लेकर के 2 सीटों का नुकसान अगले 3 महीने में हो सकता है। तो ऐसे में उनकी संख्या 95 से 100 के बीच में रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए अपने आप में ये तो एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने 100 का आंकड़ा पार किया है आज। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की केवल 30 सीटें रह गई है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को कोई नुमाइंदगी नहीं है। लोकसभा की अगर बात करें तो 14 राज्य ऐसे हैं जहां से लोकसभा में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक ही सांसद है, और राज्यसभा में 17 ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस का कोई भी राज्यसभा का सांसद नहीं है। और बीजेपी के लिए ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 3 से 4 महीनों के भीतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर कि बीजेपी के पास ये बड़ी संख्या उसके आत्मविश्वास को मजबूती देगी, उसकी रणनीति को ताकत देगी, और बीजेपी अपने बूते पर अपना जो नेता है उसको इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन करवा सकती, निर्वाचित करवा सकती, ये उसको ताकत इस संख्या से मिलेगी। लेकिन बीजेपी के जहां तक अपने बूते पर बहुमत हासिल करने की बात है राज्यसभा में, फिलहाल ये मुमकिन नहीं लग रहा है 2024 तक, जब तक कि एनडीए 2 का कार्यकाल है, क्योंकि तब तक बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। और अब आपको दिखाते हैं अमित शाह ने इस सवाल पे क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि उन्हें गुस्सा क्यों आते या वो डांटते हैं। वो एक बिल पेश कर रहे थे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन का, जिस दौरान ये बात हुई। फिर अमित शाह ने ये बताया है कि उन्हें क्यों गुस्सा आता है। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं, कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता।